जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन भी दबा लेना जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कुछ रचनाओं में जिसमें पहले दोहा या चौपाई होते, उसके बाद में दोहा आ जाता है, फिर चौपाई फिर दोहा। तो ये हर एक के बाद में एक एक नहीं होता है, बल्कि अपनी शैली होती है रचनाकार की। जैसे एक दोहा दे दिया तो 5-6 चौपाइयाँ आ जाएंगी, फिर दोहा आएगा, फिर या कोई सोरठा आ सकता है। तो ये जो शैली होती है इसको क्या कहते हैं। यहाँ पर आप जो विकल्प देख रहे हैं इनमें से हम उम्मीद करेंगे कि आप डी विकल्प को चुनेंगे, यानी इस पद्धति को कड़वक कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा है, तो यहाँ पर आपको भाषा वाला विकल्प चुनना है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके बारे में बहुत चीज़ें आपको मालूम होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी शायद आपको ना पता हो, तो साथ साथ में बताते चलते हैं। तो यहाँ पर भाषा की बात आई है तो डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है। अब इसके बारे में हमने कहा ही है कि आपको पता होगा इसके रचनाकार का नाम, जो कि चंद बरदाई जी हैं। और इसमें जो सर्ग हैं उनको समय कहा जाता है, और पूरे जो समय यानी पूरे सर्ग हैं वो 69 हैं इसमें। इसका सबसे बड़ा जो समय है, जो सर्ग है, उसका नाम कनौज युद्ध है। कनौज युद्ध मतलब कन्नौज युद्ध। इसका नायक जो भी है वो तो रचना के साथ में जुड़ा हुआ है पृथ्वीराज, और जो नायिका है उसका नाम संयोगिता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामाज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम है, तो रामाज्ञा प्रश्न जो कि रचना है गोस्वामी तुलसीदास की, इसका दूसरा नाम कौन सा है जिसको आप जानते हो। तो हम आशा करते हैं कि आप यहाँ पर सी विकल्प चुनेंगे, यानी दोहावली रामायण। तो ये बात क्लियर हो गई कि इसका नाम दोहावली रामायण भी है और गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। आइए इसके बारे में फुटकर कुछ देख लेते हैं। जैसे इसमें 7 सर्ग हैं, इसके प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक आते हैं और हर एक कोष्ठक में 7 दोहे मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल का कवि किसे माना है। तो चलो इसके बारे में बताओ। आपने देखा होगा दोस्तों कि आचार्य शुक्ल ने बहुत से कवियों, बहुत से आलोचकों के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहा है, क्योंकि ये महान आलोचक और महान विद्वान हैं। इसलिए इन्होंने सब तरफ अपनी दृष्टि डाली है और सब तरफ अपनी लेखनी चलाई है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कवि है जो कि लोकमंगल का कवि कहलाता है शुक्ल के अनुसार। यहाँ आप चुने होंगे ए विकल्प, यानी बिल्कुल सही चुने होंगे। यहाँ पर तुलसीदास जी हैं। दोस्तों इनके बारे में और भी कुछ प्रसिद्ध है, यानी तुलसीदास जी के बारे में और भी पॉइंट्स हैं। जैसे ये जातीय कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने जो काव्य रचना की भाषाएं चुनी हैं वो 2 रही हैं, अवधी और ब्रज। अवधि को दोस्तों अब नाम ही आ गया है तो उसको बताते चलते हैं। आपको पता होगा हमने ट्रिक बताई थी कि अवधि किस हिंदी की बोली है। तो यह पूर्वी हिंदी की बोली है, उसमें 3 बोलियां आती हैं। वो कौन कौन सी आती है, हमने ट्रिक बताया था ABC, यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों ये जो अवधि है इसका निजी छंद है एक, जिसका नाम बरवय है। एक पॉइंट हम गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ में जोड़ते हैं दोस्तों, कि शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम हनुमान बाहुक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की। तो यह तो सवाल बिल्कुल अलग आ गया है। इसके कहने का मकसद यह है कि यहाँ पर 4 में से 3 कवियों ने भ्रमर गीत लिखा है और एक ने नहीं लिखा। तो साथियों किसने नहीं लिखा है उसका नाम आप बताइए।
यहाँ पर यदि आप चुनेंगे डी विकल्प यानी मीराबाई तो बिल्कुल सही चुनेंगे, यानी इन्होंने भ्रमर गीत नहीं लिखा है। बाकी तीन जो हरिऔध का नाम आया है, परमानंद दास और गोस्वामी तुलसीदास का नाम, इन तीनों कवियों ने भ्रमर गीत लिखा है। आइए छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? यौगिक क्रिया कहते हैं, अकर्मक कहते हैं या सकर्मक कहते हैं, या सब कुछ कह देंगे इसको? तो आपके अनुसार यहाँ पर कौन सा सही हो जाना चाहिए? मेरे अनुसार आप चुने होंगे दोस्तों सी विकल्प यानी सकर्मक क्रिया, तो बहुत सही चुने होंगे। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, तभी तो कहा जाएगा, यानी कर्म सहित। और इसका उल्टा, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। आइए सातवां प्रश्न देख लेते हैं। नागरिक शब्द का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द है, तो ऐसा इन चारों में से कौन सा शब्द होगा जो नागरिक शब्द का जो शहरी शब्द आता है ना, उसी का विलोम हो जाएगा? तो आपने तो कक्षा 10 में एक पढ़ा होगा पाठ अनिवार्य संस्कृत में आता है प्रबुद्धो ग्रामीणा, तो वहाँ पर नागरिक और ग्रामीण की बात आती है। तो चलो यहाँ पर तो हमने स्पष्ट कर दिया उस बात से ही कि यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी नागरिक का उल्टा ग्रामीण होता है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किस कवि को माना गया है? तो यह तो बिल्कुल अलग आ गया है, थोड़ा सा नया भी है, और तो इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा के लिहाज से यह कुछ विशेष बनता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपके अनुसार जिसको हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य कहा जाता है? तो यदि आपने यहाँ पर चुना होगा बी विकल्प, तो हमारी उम्मीद के अनुसार ही चुना है, यानी केशव दास को हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य कहा जाता है। अब केशव दास का नाम आया है तो इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स याद करवा देते हैं। देखिए, इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। किसको माना है? रस को माना है काव्य की आत्मा। और ये कठिन काव्य के प्रेत भी कहे जाते हैं। इनकी दोस्तों कुछ रचनाएं हैं, आइए उनको ट्रिक से याद करवा देते हैं, जिनमें से कुछ को याद करवाएंगे, कुछ बाकी रहेंगी। आइए ट्रिक शुरू करते हैं। दोस्तों मान लेना कि हम कोई वीर देव सिंह लड़का है उससे कह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ट्रिक है, जहाँ विज्ञान वहाँ रसिक कवि बौने वीर देव सिंह। यानी मान लो हमने कह दिया है कि जहाँ जहाँ विज्ञान है वहाँ रसिक कवि जो हैं वो बौने हैं वीर देव सिंह। तो ऐसे आपने यहाँ पर याद कर लिया, जहाँ से जहाँगीर जस चंद्रिका, विज्ञान से विज्ञान गीता, वहाँ साइलेंट रहेगा शब्द। अगला है रसिक से रसिक प्रिया, कवि से कवि प्रिया। बावनी यहाँ पर आया है दोस्तों, इनकी रचना है एक रतन बावनी। बावनी मतलब बावनी यानी बावने, यहाँ पर ऐसे रिलेट कर लेना। और अंत में तो आ गया है पूरा का पूरा वीर देव सिंह, तो इन्होंने वीर देव सिंह चरित के नाम से एक रचना की है। तो इस प्रकार से आपने इस ट्रिक से इतनी रचनाओं को याद किया। दोस्तों इसको एक दो बार उच्चारण कीजिएगा इत्मीनान से, बस यह ट्रिक भी याद हो जाएगी और इनकी जो भी रचनाएं आई हैं ये भी याद हो जाएंगी। आइए 9वें प्रश्न को देखते हैं। देह दहै न रहै सुध गेह की, भूल हूँ नेह को नाम न लीजिए। यह पंक्ति किससे संबंधित है? दोस्तों जैसा कि आप जो पंक्ति देख रहे हैं इससे कुछ आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। कहा गया देह दहै, इत्मीनान से पढ़ें इसको। तो देह दहै, देह के ददकने की, न रहै सुध गेह की, घर को भूल जाने की, भूल हूँ नेह को नाम न लीजिए, भूल कर भी स्नेह यानी प्रेम का नाम न लेने की बात कही गई है। तो ऐसा कौन सा कवि हो सकता है जो कि ऐसी पंक्ति लिख दे? हम जानते हैं कि आपको मालूम होगा कि यहाँ ये विकल्प सही करेंगे आप, यानी घनानंद जी की ये पंक्ति है। अच्छा, आइए हम इनके बारे में बता देते हैं। वैसे तो ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं रही, ये सच्चे प्रेमी हैं, लेकिन इनका प्रेम जो है वो उभय पक्षीय नहीं है। यानी आपने इससे पहले एक पंक्ति पढ़ी होगी दोस्तों, आपको मालूम होगा, दोनों ओर प्रेम पलता है,
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनके साथ में धोखा हुआ। ये इनका प्रेम जो रहा उभय पक्षीय नहीं रहा है, ये एक तरफा प्रेम करते रहे। इनके काव्यों में जो मार्मिकता, हृदय की चुभन वाली क्षमता है, वह दूसरी जगह नहीं मिल सकती। इनका प्रेम बताया हमने कि एक तरफा है और गंगा जल की तरह पाक साफ है, लेकिन इनका साथ देने वाली नहीं है, जो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। कौन है वो, आइए हम रचनाओं के अंतर्गत उसको समझा देते हैं। देखिए, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें है सुजान हित। तो इस सुजान हित को सुजान सागर भी कहते हैं। तो इनकी जो प्रेयसी थी दोस्तों, उसका नाम सुजान था। अगली रचना इनकी इस्कलता, वियोग बेली, प्रेम पत्रिका, ये रचनाएं हैं। और भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य थी उनको हमने बता दिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दुष्यंत कुमार का प्रबंध काव्य है। तो दुष्यंत कुमार का ऐसा कौन सा यहाँ पर काव्य आया है जो कि प्रबंध काव्य है? बाकी तो 3 विकल्प अलग से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर यदि आप चुनेंगे सी विकल्प, यानी एक कंठ विष पाई, तो बिल्कुल सही चुनेंगे। यह रहा इनका प्रबंध काव्य। बाकी भी 3 हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ए विकल्प पर जो दिया गया है लोकायतन, दोस्तों यह पंत का प्रबंध काव्य है और यह 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर दिया गया है उर्वशी। अब उर्वशी के बारे में भी तो आप जानते होंगे, जैसे पंत के बारे में, लोकायतन के बारे में जानते हैं। यह उर्वशी दिनकर का प्रबंध काव्य है। यह 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और डी विकल्प पर है संशय की एक रात। यह नरेश मेहता का है जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, किसका कथन है यहाँ? चलो इसके बारे में बताओ। हम जानते हैं कि आप यहाँ पर या तो ए विकल्प चुनेंगे या तो सी चुनेंगे, लेकिन यहाँ पर धोखा हो जाएगा ज़्यादातर साथियों से। हम बताते हैं, यहाँ पर आप बी विकल्प को चुनिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है यह कथन। जैसा कि दोस्तों पंडित प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पिछले वीडियो में बताया है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगले वीडियो में यदि आ गया इनका नाम तो बताते चलेंगे। क्योंकि जितनी बार भी हम बताएंगे आपको, आप सुनेंगे, वो याद कायदे से बन जाएगी, वह कभी आप भूलेंगे नहीं। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी है। इसके बारे में आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पर जो 4 कहानियाँ आई हैं, इनमें से 2 तो हमने अच्छी तरीके से और कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पर आप चुनेंगे ए विकल्प, तो बिल्कुल सही चुनेंगे, यानी चीफ की दावत। दोस्तों यह कहानी ऐसी ही है। हमने एक और भी कहानी पढ़ी है, तीसरी कसम। हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि आप सभी लोग सभी कहानियाँ पढ़ें, क्योंकि कहानियों के पढ़ने से ज्ञानवर्धन तो होता ही है, और जो हकीकत होती है ज़िंदगी में वो भी पता चल जाती है पढ़कर ही। तो आइए हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं कि ये किसकी कहानियाँ हैं। ये दिया गया है चीफ की दावत, यह भीष्म साहनी की कहानी है। और एक और ज़िंदगी, ये जो बी विकल्प पर है, यह मोहन राकेश की है। तीसरे विकल्प पर जो दिया गया है तीसरी कसम, इसका और भी नाम है मारे गए गुलफाम। इसको हमने पढ़ा है, यह फणीश्वर नाथ रेड़ की कहानी है। काफ़ी लंबी कहानी चलती है, लेकिन मज़ेदार कहानी है। अगली जो अंत में आई है बड़े भाई साहब, यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। दोस्तों इससे पहले हमने बताया था कि तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, इसके फणीश्वर नाथ रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर श्री रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम देखना है, सही क्रम बतलाना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए। हम जानते हैं कि यहाँ पर कई नाम आ गए हैं, बड़े नाम हैं, और कुछ समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोच लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, यही क्रम सही है। अगर इसके पहले और बाद की बात कर लें तो पहले शुरुआत में जुड़ जाएगा बाल कांड,
तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। अगले में हो जाएगा नंबर पे लंका कांड, फिर उत्तरकांड। आइए हम इन सब चीज़ों को ट्रिक से आपको याद करा दें जिससे आप कभी ना भूलें। तो ट्रिक यहाँ पर हो जाएगी, बालक अयोध्या के अरण्य से कंधा पे बैठकर सुंदर लंका में उतर गया। क्या कहा हमने? एक बालक है, एक छोटा सा बच्चा है जो अयोध्या का है। कौन है बालक? श्री रामचंद्र जी मान लो। तो बालक से याद कर लेना है आप बालकांड। अयोध्या के अरण्य से, अयोध्या से कहाँ गए थे? अरण्य को गए थे, तो अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड। और आगे कंधा पे बैठ कर, मान लो ऐसा हमने कह दिया, ठीक है। आपको याद करना है बस, बाकी ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कंधा से किष्किंधा कांड याद कर लेना। बैठकर सुंदर लंका में, आपको पता है लंका कितनी सुंदर नगरी है, तो यहाँ पर सुंदर से सुंदर कांड हो जाएगा, लंका से लंका कांड, और उत्तर गया यानी उत्तरकांड। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यह ट्रिक याद रहेगी, तो इसका क्रम भी याद रहेगा। अगर यह वीडियो दोस्तों पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना, है ना दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, नगर गमन पद में कौन सा समास है? तो साथियों यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा आपके अनुसार? यहाँ पर विकल्प आप चुन ले, उसके बाद में हम इसके बारे में कुछ बताते चलेंगे। ये जो भी विकल्प है आप भी यही चुने होंगे, तो बिल्कुल सही चुने होंगे, यानी तत्पुरुष समास। अब इसका समास विग्रह कर लें पहले। नगर गमन को करते हैं समास विग्रह, नगर को गमन। यहाँ पर क्या हुआ? गमन यहाँ पर मुख्य है ना, जाना मुख्य है, ना कि नगर। तो यहाँ पर उत्तर पद अर्थ प्रधान हो रहा है। तो जहाँ भी उत्तर पद अर्थ प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, और यहाँ पर को आ रहा है तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। साथियों तत्पुरुष समास का वीडियो चैनल पर अपलोड है, यदि आप उस वीडियो को ना देखे हों तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी संदेह हैं इस समास से संबंधित, सारी दूर हो जाएंगी। आइए आज का 15वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में गद्य काव्य के जनक हैं, तो ऐसे कवि का नाम, ऐसे लेखक का नाम यहाँ पर आपको पहचानना है। तो जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप यहाँ डी विकल्प को चुनेंगे, यानी राय कृष्णदास। तो ये तो हो गए हिंदी के गद्य काव्य के जनक, लेकिन हिंदी का जो प्रथम गद्य काव्य है वह इनकी रचना नहीं है दोस्तों, वह है ब्रजनंदन सहाय द्वारा लिखी गई रचना सौंदर्योपासक। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि इससे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत आपको मिलती रहेगी। क्योंकि ऐसे वीडियो हम निरंतर लाते रहते हैं, इसलिए आप भी इस चैनल पर बने रहिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।